तो दिन के समय क्या होता है, रात्रि के समय, ये तो हो गई दिन की बात है। और दिन में क्या खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय जब अंधेरा होता है तो आपको पता है कि रात्रि के समय जब प्रकाश अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो आपको पता है कि CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा कि द्वार कोशिकाओं में जो पोटेशियम आयन है और उनका बहिर्गमन हो जाएगा, अर्थात वो द्वार कोशिका से बाहर निकल करके कहाँ चले जाएंगे, सहायक कोशिका में चले जाएंगे। इसी के साथ क्या होता है कि जो द्वार कोशिका होती हैं, जो द्वार कोशिका हैं, जब पोटेशियम आयन द्वार कोशिका से बाहर निकल जाते हैं तो द्वार कोशिकाओं की जो परासरण सांद्रता है, परासरण सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और परासरण सांद्रता कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी बहिःपरासरण होता है। क्या होता है, बहिःपरासरण। तो बहिःपरासरण से क्या होगा कि जो द्वार कोशिकाओं का जो जल है वो बाहर निकल करके कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके कहाँ पर, सहायक कोशिकाओं में। इसका मतलब है इन द्वार कोशिकाओं में क्या होगा, बहिःपरासरण। क्या होता है, बहिःपरासरण होता है। और बहिःपरासरण के कारण जो द्वार कोशिका होती हैं, ये द्वार कोशिका जब पानी बाहर निकल जाएगा, आपको पता है कि जब पानी बाहर निकल जाएगा तो द्वार कोशिकाएं कौन सी स्थिति में आ जाएंगी, सलत कंडीशन में आ जाती है, यानी वो मुरझा जाती हैं, एकदम शिथिल हो जाती हैं, उसमें जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आपको मैंने बताया था कि जब द्वार कोशिका सलत अवस्था में होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो द्वार कोशिका होती हैं वो किस कंडीशन में आ जाती है, सलत अवस्था में। और जब सलत अवस्था में आती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, ये रंध्र बंद हो जाते हैं, यानी रंध्र का बंद होना। इस प्रकार से ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इमामुरा और फ्यूजिनो, इन दोनों ने पोटेशियम आयन के स्थानांतरण के आधार पर कि पोटेशियम आयन एक बार बाहर से अंदर आता है और एक बार अंदर से बाहर जाता है, इस प्रकार से पोटेशियम आयन का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है। और इसी स्थानांतरण की प्रक्रिया के द्वारा पत्ते में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। इसलिए इसे कहते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ गई होगी। आपको तीनों मैंने परिकल्पनाएं बता दी हैं। एक मैंने बता दिया मांड शर्करा परिवर्तन परिकल्पना बता दिया, जो जेडी सायरे के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में स्टीवार्ड परिकल्पना बता दी। स्टीवार्ड ने सायरे की बात को ही थोड़ा संशोधित करके उसका बड़ा रूप दिया था, उसमें एक दो बात और जोड़ी थी। और उसके बाद में जो सर्वमान्य जो परिकल्पना है, जो आज सभी इस परिकल्पना को मानते हैं और इसी के आधार पर अपन रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो ये तीनों परिकल्पनाएं क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैंने बता दिया है कि ये दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं उस समय कंडीशन बताई मैंने, और ये रात्रि के समय जब रंध्र बंद होते हैं उस समय की कंडीशन बताई है। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए, पौधों के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन है वो कई कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं, देखिए, फर्स्ट है बाह्य कारक। बाह्य कारक जिसको अपन एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। सेकंड जो है वो है आंतरिक कारक, और आंतरिक कारकों को इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। तो जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक है, उन कारकों को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक है बाह्य कारक और एक है आंतरिक कारक। सबसे पहले लेते हैं अपन बाह्य कारकों। सबसे पहले लेते हैं बाह्य कारक। देखिए बाह्य कारक कौन से कारकों को कहते हैं? वे कारक जो वातावरण में पाए जाते हैं, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिनका पौधे की संरचना से कोई संबंध नहीं होता है, उन कारकों को कहते हैं बाह्य कारक। और बाह्य कारकों में कौन कौन से होते हैं? देखिए बाह्य कारकों में जैसे आपका प्रकाश है, दूसरा वायु है, तीसरा मृदा जल है, और एक है तापमान। तापमान यानी लाइट, एयर, सॉइल वाटर और टेम्परेचर। ये जो कारक है आपको पता है, ये रेजियो कारकों में आता है, और ये वातावरण में पाए जाते हैं, जलवायु को भी क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ये जो कारक हैं ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले आता है प्रकाश। आपको पता है सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। आपको ये पता है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो सूर्य के द्वारा आता है और ये विकिरण के रूप में पहुंचता है। अब ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। यानी ये डायरेक्ट भी प्रभावित करता है और इनडायरेक्ट रूप से भी प्रभावित करता है। अब आपको पता है, आपको साथ डायरेक्ट कैसे करता है, इनडायरेक्ट कैसे करता है। तो डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट तो इस प्रकार से करेगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की उपस्थिति में दिन के समय, अभी अपन ने बताया था कि दिन में जब प्रकाश होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं। रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं। और जब रंध्र खुलते हैं और प्रकाश गिरता है तो जो जल होता है वो वाष्प के रूप में उन रंध्रों के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो डायरेक्ट जो प्रकाश है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करेगा? क्योंकि जब आपको पता है, जब प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। यानी तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तापमान में क्या होगी, तापमान में क्या होगी, वृद्धि। और जब आपको ये भी पता है कि तापमान जब ज्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि वो पहले टेम्परेचर को बढ़ा रहा है और टेम्परेचर के कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर? ये तो हो गई कहानी किसकी, प्रकाश की। अब आता है वायु की। आपको पता है वायु की जो गति होती है, वो वायु की गति और दिशा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। आपने एक चीज देखी होगी, और ये चीज आप सबने देखा होगा कि जनरल में एग्जाम्पल आपके याद दिला रहा हूँ। आपने गर्मियों के समय देखा होगा, मई जून के समय जब लुएं चलती है, लू का मतलब क्या होता है, शुष्क जो गर्म हवाएं होती हैं, उन शुष्क गर्म हवाओं के अंदर नमी का क्या होता है, अभाव होता है, नमी नहीं पाई जाती है। तो उन शुष्क गर्म हवाओं को अपन लू कहते हैं। और देखा होगा गर्मियों के समय जब शुष्क गर्म हवाएं चलती हैं तो जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वो हरी पत्तियां मुरझा करके और सूख जाती हैं और झड़ भी जाती हैं। अब वो सूख क्यों जाती हैं? क्योंकि वो गर्म हवाएं जब पत्ती के ऊपर से गुजरती हैं, क्योंकि ये जैसे मान लीजिए पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर से जब शुष्क गर्म हवाएं निकलेंगी
इस पत्ती की ऊपरी सतह की कोशिका में जो जल होता है वो जल वाष्प के रूप में क्या होती है, वो हवाएं उड़ा ले जाती है। यानी उस जल को वाष्प के रूप में क्या करेंगे, उड़ा ले जाएंगी। और जब जल वाष्प के रूप में उड़ गया तो पत्ती में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण से पत्ती मुरझा करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हवाएं जितनी ज्यादा शुष्क होंगी, जितनी अधिक तेज चलेंगी, उतने ही वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से जो वायु होती है, वायु की जो गति होती है, दिशा होती है, ये वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये बात भी हो गई। अब आता है मृदा प्राप्य जल, यानी मृदा के अंदर जल कितनी मात्रा में उपस्थित है। ये आपको ये पता है कि पौधे जो होते हैं वो मृदा से ही जल का अवशोषण करते हैं, मृदा से ही जल की पूर्ति करते हैं। आपको पता होगा जब मृदा के अंदर जल पर्याप्त मात्रा में होगा तो पौधा पर्याप्त मात्रा में या अधिकतम प्रकार से ही जल का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और जब अधिकतम मात्रा में जल का अवशोषण करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अपन ने पीछे पढ़ा है जल अवशोषण के अंदर कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो अवशोषण की दर भी बढ़ती है। और अवशोषण की दर कब बढ़ेगी, जब मृदा में जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये डायरेक्ट प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो प्राप्य जल है उसके द्वारा जल अवशोषण बढ़ेगा। और जल अवशोषण कब बढ़ता है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। अब आता है तीसरा टेम्परेचर। और टेम्परेचर का सीधा संबंध है कि जब वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को ये प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं, जो मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक हो गया प्रकाश हो गया, एक वायु हो गया, एक मृदा जल हो गया और एक टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये तो हो गए अपने एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारक, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकंड, आंतरिक कारक। फिर आता है आंतरिक कारक। देखिए, पौधे की पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है, ये आंतरिक संरचना भी वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसमें देखिए सबसे पहला कारक है पत्ती की संरचना, पत्ती का विन्यास, और एक है मूल प्ररोह है अनुपात। पत्ती की संरचना है, पत्ती का विन्यास है और मूल प्ररोह है का अनुपात। ये जो 3 फैक्टर हैं ये आंतरिक कारकों के अंदर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है पत्ती की संरचना। देखिए, अलग अलग आवास में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर पाए जाने वाले जो पत्ती होती है, उन पत्तियों की संरचना अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। देखिए, संरचना में अंतर क्यों होता है। प्रत्येक पौधा मान लीजिए या कोई भी जीव मान लीजिए, प्रत्येक पौधे में, प्रत्येक जीव के अंदर जीवित रहने के लिए कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं, अनुकूलन पाया जाता है। और उस अनुकूलन के लिए उनकी संरचनाओं में क्या आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से देखा है, जैसे कुछ ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थलीय आवास में पाए जाते हैं, शुष्क आवास में पाए जाते हैं। और उन मरुस्थलीय आवास में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, उन पौधों की पत्तियों में कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जो जल की हानि को कम करने के लिए होती है। उन पौधों की पत्तियों में देखा होगा, एक तो क्यूटिकल की परत पाई जाती है, इसके अलावा उनमें मोम की परत पाई जाती है, क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इसके अलावा उन पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं। क्या क्या बताया मैंने
कि जो शुष्क आवास में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उन पौधों की पत्तियों के ऊपर मोम या क्यूटिकल की परत पाई जाती है और ये परत जल हानि को क्या करती है, कम करती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि उन पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इसके अलावा उन पत्तियों की अधिचरम में जो रंध्र होते हैं वो रंध्र नीचे धसे होते हैं। ये अनुकूलताएं होती हैं। जब ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। यदि मान लीजिए ये क्यूटिकल की मोम की परत नहीं हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होने के कारण जल हानि ज्यादा होगी और जल हानि ज्यादा होगी तो जल के अभाव में पौधे मुरझा करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गई बात क्या, पत्ती की संरचना में। फिर आता है पत्ती का विन्यास। देखिए पत्ती का द्विक विन्यास यानी पत्ती किस एंगल पे लगी हुई है, पौधे के ऊपर जो पत्ती है वो किस एंगल में, किस विन्यास में जुड़ी हुई है, ये बात भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। आपको पता है जब पत्ती किसी शाखा से या पेड़ से जुड़ी होती है तो उस पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, गिरती हैं। सूर्य के प्रकाश की जो विकिरणें होती हैं वो गिरती हैं। अब यदि मान लीजिए पत्ती इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि जो आपतित विकिरण होती है, पत्ती के ऊपर गिरने वाले जो प्रकाश के विकिरण होती हैं उन विकिरणों के यदि समकोण पे होती है पत्ती, समकोण का ऐसे सीधी, यदि जैसे मान लीजिए ये पत्ती है और ये विकिरण आ रही है, ये विकिरण यदि सीधी आके गिरेंगी तो आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यदि पत्तियों का जो विन्यास है वो आपतित विकिरण के समकोण होता है तो फिर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यदि मान लीजिए किसी पौधे के अंदर जो पत्ती है वो आपतित विकिरण के समानांतर है, जिस एंगल में, जिस कोण में जो किरणें हैं उसी एंगल पे यदि पत्ती जुड़ी हुई है तो फिर कम से कम क्षेत्रफल को कवर करती हैं वो विकिरणें, और कम से कम क्षेत्रफल कवर होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सीधी सी बात आ रही है कि जब किसी पौधे में पत्तियां आपतित विकिरण के समकोण पर होती है तो वाष्पोत्सर्जन दर क्या होती है, ज्यादा होती है। और यदि पत्ती आपतित विकिरण के समानांतर होती है तो फिर वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात हो जाती है किसकी, वो होती है पत्ती के विन्यास की। अब आता है मूल प्ररोह अनुपात। यदि मूल और प्ररोह के अनुपात में वृद्धि होती है या मूल प्ररोह का अनुपात ज्यादा होता है तो वाष्पोत्सर्जन दर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि मूल प्ररोह के अनुपात में यदि कमी होती है तो फिर वाष्पोत्सर्जन दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार से ये आपके आंतरिक कारक थे जो 3 भागों में बांटे हैं, बाह्य कारक 4 थे। इस प्रकार से 4 और 3 7 कारक मिल करके और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये हो गए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब आता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। पॉइंट आता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए जो वाष्पोत्सर्जन है, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को एक आवश्यक बुराई माना गया है, नेसेसरी इविल्स माना गया है। अब इसको आवश्यक बुराई क्यों माना गया है? देखिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या माना गया है, आवश्यक बुराई। अब आप कहोगे कि साहब ये आवश्यक बुराई कैसे है? कि आवश्यक भी है वाष्पोत्सर्जन और बुराई भी है। आवश्यक तो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वाष्पोत्सर्जन के कारण से जो खिंचाव या तनाव बल उत्पन्न होता है, उस तनाव या खिंचाव बल के कारण ही जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसलिए क्या हो गया, ये आवश्यक हो गया। फिर उसके बाद बुराई क्यों माना गया है? बुराई इसलिए माना गया है क्योंकि पौधा जितना जल का अवशोषण करता है उसका अधिकांश भाग वो वाष्प के रूप में क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। वो जल किसी काम का नहीं होता है, इसलिए इसको क्या माना गया है, आवश्यक बुराई माना गया है। अब इसका क्या महत्व है? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन का पहला महत्व यह है कि पौधों में
पहला महत्व ये है कि जो पौधों के अंदर जो रसारोहण की क्रिया होती है, पौधों में जो रसारोहण की क्रिया होती है, एसेंट ऑफ शेप होता है जिसमें जल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इस रसारोहण के लिए जो अपकर्षण बल होता है, रसारोहण के लिए जो अपकर्षण बल होता है, जो खिंचाव बल होता है, ये खिंचाव बल किसके कारण से उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न जो अपकर्षण बल है वो रसारोहण के काम आता है। दूसरा यह है कि जब रसारोहण की क्रिया होती है, पौधे में जब रसारोहण की क्रिया होती है, उस समय जल के साथ या जल में घुल करके जल के साथ घुल करके खनिज लवण और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी उस पौधे में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन के समय जल के साथ खनिज लवण भी पौधे में पहुंच जाते हैं। यदि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो रसारोहण नहीं होता, और रसारोहण नहीं होता तो जल का क्या नहीं होता? खिंचाव नहीं होता। अब जल का खिंचाव नहीं होता तो फिर आपको पता है कि पौधों में खनिज लवणों की पूर्ति भी नहीं होती। फिर तीसरा जो है वो ये है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जब जल वाष्प के रूप में उड़ता है, बाहर निकलता है, तो आपको पता है कि जो पानी उड़ेगा तो ये टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जिस प्रकार से अपने बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, वो पसीना अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है। तो इसका मतलब है तीसरा इंपॉर्टेंस ये होता है कि पौधे के तापमान का नियमन करना, यानी तापमान को नियंत्रित करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये कार्य भी कौन करता है? ये कार्य भी करता है वाष्पोत्सर्जन। फिर उसके बाद में चौथा इंपॉर्टेंस ये आता है कि जो अतिरिक्त जल होता है, क्योंकि आपको पता है कि पौधा जितने जल का अवशोषण करता है उतना पूरा काम में नहीं लेता, बल्कि उसका अधिकांश भाग वो वातावरण में क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो इसका मतलब जो जितना जल का अवशोषण करेगा उसको काम में नहीं लेता है, तो फिर एक्स्ट्रा जो जल होगा वो पौधे में पड़ा रहेगा। तो वो अतिरिक्त जल किस काम का होता है? वो किसी काम का नहीं होता। उस अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या होता है? आवश्यक होता है। और पौधे में उपस्थित जो अतिरिक्त जल होता है वो किसके द्वारा निकलता है? ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो चौथा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जो अतिरिक्त जल का बाहर की ओर निकालना, ये इस प्रकार से ये आपके वाष्पोत्सर्जन के महत्व है। वाष्पोत्सर्जन का क्या है? ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक की बातें आपके शायद क्लियर हो गई होंगी। और ये दोनों वीडियो है बीच में कट हो गया था किसी कारण से, तो ध्यान रखना करीबन 12-13 मिनट का वीडियो पहले है और ये जो 24-25 मिनट का वीडियो ये है। अब आपको ध्यान रखना प्रिय छात्रों, ये जो लेसन चल रहे हैं बॉटनी के, ये कंपटीशन के लिए मोस्ट है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है? ये मोस्ट है। तो आप प्रॉपर तरीके से जितना भी मैटर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जितना मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है कंटेंट, उस पूरे कंटेंट को आप एक प्रॉपर रजिस्टर के अंदर उतारिए। ये जो मैटर है वो पूरा एज ए बोर्ड की एग्जाम की जो अपनी सीनियर की जो बायोलॉजी की बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें कम ज्यादा नहीं है। ये ऐसा का ऐसा नोट्स उतारना है अपने को और बोर्ड के लिए अपने को तैयार भी करना है। अब इस आपके 7 नंबर का जो लेसन है, इस 7 नंबर के लेसन के अंदर आपका केवल 2 छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं। एक है गोटेशन है और एक है ब्लीडिंग है, यानी बिंदु स्राव और रस स्राव। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं और बिंदु स्राव जो है वो आपके बोर्ड की दृष्टि से भी मोस्ट है। यहाँ पर देखा होगा कि बिंदु स्राव के बारे में कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट डाल देता है कि बिंदु स्राव किसे कहते हैं। इसी में एक पॉइंट आता है एपिथेम उत्तक होता है,
ये एपिथेम ऊतक क्या होता है, किस में पाया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक छोटा सा पॉइंट 2 लाइनों का है, रस स्राव है कि पौधे को कहीं पर कट लगाते थे उसमें से जो रस बाहर निकलता है, ये रस स्राव। तो बिंदु स्राव आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय, सर्दियां अभी चालू हो रही हैं, सर्दियों के समय देखा होगा जो घास वगैरह होता है, उस घास वगैरह की पत्तियों के किनारों से छोटी छोटी पानी की बूंदें निकली होती है, और उसकी बूंदें निकली होती हैं, उस पानी का बूंदों के रूप में बाहर निकलना कहलाता है बिंदु स्राव। क्लियर? जो जल रंध्र के द्वारा वो पानी बाहर निकलता है। तो ये 2 पॉइंट है वो कल देखेंगे, और कल अपना 7 नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अपन 8 नंबर का जो चैप्टर है वो आगे अपन शुरू करेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।